एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वन शॉर्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ईटीसी। हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन किस लिए करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी को क्या कर सके, गेन कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसकी वजह से ओटो ओटो जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड होता है टू द सेल्स, और CO2 क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और कॉमनली इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। सो इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट था। फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, वो हैबिटेट्स और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। इस वजह से सारे एनिमल्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, ईटीसी, वो O2 का एक्सचेंज करते हैं थ्रू ऑल ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। वेयर एज अर्थवॉर्म्स की बात करें तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल की हेल्प से एक्सचेंज करते हैं गैस का। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। उससे वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर, और जो CO2 है उसको बॉडी के बाहर वो भेज देते हैं। कुछ वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलिस्क यूज करते हैं। और गिल्स से जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिसको लंग्स बोलते हैं, वो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है गिल्स, अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स तो क्या है, गिल्स है। और अगर लिखा हुआ है वेस्कुलराइज्ड बैग्स तो क्या है, लंग्स है। अब बहुत सारे वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेस, वो गिल्स का यूज करते हैं, वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वो किससे रेस्पायर करते हैं, थ्रू लंग्स। एक और चीज, जो फ्रॉग होता है वो अपनी स्किन से भी रेस्पायर करता है, और जो उसके पास लंग्स होते हैं उससे भी वो रेस्पायर करता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि फ्रॉग क्या है, वो एम्फीबियन है, जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। ठीक, उसके बाद लिखा है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ये मैंने आपको बताया। और अगर स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोग के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो कि ओपन करते हैं अबव द अपर लिप्स। उससे क्या होता है, नेजल चैम्बर फॉर्म होता है थ्रू द नेजल पैसेज। और नेजल चैम्बर कहाँ जाके ओपन होता है, फेरिंग्स में। ये एक ऐसा पोर्शन है जो कॉमन होता है एयर और वाटर दोनों के लिए। फिर लिखा है फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में, और फिर वो जाके कहाँ ओपन होता है, ट्रैकिया में। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। जब हम लोग फूड स्वेलो करते हैं तो ग्लॉटिस ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया की कवरिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। और जब हम लोग फूड स्वेलो करते हैं तो एक थिन फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, इस ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप के अंदर नहीं जा पाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब
extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। जो हमारी thoracic cavity है उसके mid region में वो extend करता है, और जब fifth thoracic vertebra आती है तो वहां पे वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक, फिर लिखा है इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म हो जाती है। अब ईच ब्रोंकाई कहाँ जाती है, रिपीटेड डिवीजन करती है, और फर्दर वो क्या फॉर्म करती है, सेकेंडरी और टेरिटरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स भी कहाँ पे जाके एंड हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास तक। फिर लिखा है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक, अब इसको इनकम्प्लीट क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी ट्रेकिया जो है उसमें ऐसे सी शेप का क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है, और पूरा वो जाके पीछे तक नहीं अटैच होती है, सिर्फ थोड़ी दूर तक रहती है, और एक किस शेप की होती है, सी शेप की होती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। और सारे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, राइज करते हैं, फॉर्म करते हैं टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलते हैं अल्वोलाई। और अल्वोलाई में क्या होता है, मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वोलाई का, यही क्या करता है, लंग्स का फॉर्मेशन करता है। हम लोग के पास दो लंग्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। ठीक, अब प्लूरा के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स की सरफेस पे। अब डबल लेयर्ड है तो जाहिर सी बात है आउटर क्या होगा, वो क्लोज कांटेक्ट में होगा विद द थोरैसिक लाइनिंग। वेयर एज अगर इनर की बात करें तो वो किससे कांटेक्ट में होगा, विद द लंग सरफेस। यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्रामेटिक व्यू दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये है एपिग्लॉटिस, ये आपका लैरिंग्स है जो कि मैंने बताया साउंड बॉक्स है। ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया में यही क्या है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। फिर आप देख रहे हैं ट्रैकिया से क्या हो रहा है, लेफ्ट और प्राइमरी ब्रोंकाई बन रही है, ब्रोंकाई ही फर्दर बाद में क्या कर रही है, ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही है। ये क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ये हमारे लंग्स है, ये बीच में हमारा हार्ट है। ये क्या है, ये रिब्स है। ये यहाँ पे ब्रोंकस, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये प्लूरल की मेम्ब्रेन्स है, ये अंदर क्या है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये बाहर की क्या है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्वोलाई बोलते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या है, ब्रोंक्यूल है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है यानी कि एंड तक, वहां तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। वेयर एज अगर अल्वोलाई की और उनकी डक्ट्स की बात करें तो वो क्या फॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, पहला तो यहाँ पे मैं लिख भी दूं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम क्या है कि वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हमारे अल्वोलाई तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सेकेंड फंक्शन उसका क्या है कि वो क्लियर करता है एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन है कि ह्यूमिडिफाई करता है और ब्रिंग करता है एयर को टू द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये तीनों फंक्शन किसके दिए हुए हैं, कंडक्टिंग पार्ट के। उसके बाद अगर एक्सचेंज पार्ट की बात करें तो वो क्या है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सो आई होप इतना आपको पैराग्राफ क्लियर होगा। इसमें दो पार्ट्स बताए गए आपको, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट को बोला गया है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करता है, और अगर एक्सचेंज पार्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्वोलाई होता है और कुछ उसके डक्ट्स होते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है कि एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन का O2 और CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। और अगर कंडक्टिंग की पार्ट की बात करें तो वहां पे
जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अल्वोलाई तक ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसको क्लियर कर रहा है और फॉरेन पार्टिकल से और ह्यूमिडिफाई कर रहा है और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी इक्वल ला रहा है। उसके बाद लिखा है द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। लंग्स की बात करें तो हमारे थोरेसिक कैविटी में वो प्रेजेंट होता है और बेसिकली वो क्या है, वो एयर टाइट चैम्बर है। अगर थोरेसिक चैम्बर की बात करें तो डॉर्सली, डॉर्सली यानी कि पीछे की साइड, पीछे की साइड हमारे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो डॉर्सली वो किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली, वेंट्रली मतलब आगे से, वो किससे अटैच है, बाय द स्टर्नम। लेटरली यानी कि साइड से, वो किससे अटैच है, बाय द रिब्स। और अगर लोअर साइड यानी कि नीचे की साइड बात करें तो डोम शेप्ड डायफ्राम। ठीक। और एनाटॉमिकल सेटअप उसका कुछ इस तरह से होता है लंग्स का थोरेक्स में कि कोई भी चेंज अगर वॉल्यूम, अगर कोई भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी में तो वो किस में रिफ्लेक्ट करेगा, इन द लंग्स और pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाता है और CO2 रिच अल्वोलर एयर बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। सेकेंड बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का विच इज O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्वोलर मेम्ब्रेन। थर्ड बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का बाय द ब्लड। फोर्थ लिखा है डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिफ्थ है यूटिलाइजेशन होगा O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व करता है दो स्टेज, एक है इंस्पिरेशन और है एक है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन जब हम लोग अल्वियोलर एयर को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। आप एक और चीज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेरिक एयर मतलब जो एटमॉस्फेयर में एयर है और अल्वियोलर एयर मतलब जो हमारे अल्वियोलाई में एयर है, मीन्स O2 एंड CO2। जो मूवमेंट होता है एयर का इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स वो क्यों होता है, बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन कब होगा, जब प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है कि प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब इसका मतलब क्या है कि अगर लंग्स का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे मैं लिख दूं कि लंग्स का प्रेशर क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेयर से हमको ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और जो लंग्स प्रेशर लगा रही है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। उसके बाद लिखा है सिमिलरली एक्सपिरेशन। अगर एक्सपिरेशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो हाइयर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब डायफ्राम और कुछ स्पेशलाइज्ड सेट है मसल्स के विच इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, जो किसमें हेल्प करते हैं इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पिरेशन किससे इनिशिएट होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। इंस्पिरेशन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब होगा, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज कर जाएगा इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। और एंटेरोपोस्टीरियर का मतलब है ऊपर और नीचे के साइड। अब लिखा है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का तो वो लिफ्ट अप करेगा रिब्स को और स्टर्नम को, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज करेगा इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक। फिर लिखा हुआ है जो ओवरऑल इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम में वो कॉज करेगा सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम।
अगर इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से which forces the air from outside to move into the lungs। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, तो क्या होगा कि जो एयर है वो बाहर से क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का, तो डायफ्राम फिर से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा और स्टर्नम भी क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा, जिसकी वजह से जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जो एक्सपल्शन है एयर का वो लंग्स से बाहर की तरफ हो जाएगा, दैट इज एक्सपिरेशन। यहाँ पे आपको ये फिगर भी दिया हुआ है, पहले वाले में इंस्पिरेशन हो रहा है, दूसरे वाले में एक्सपिरेशन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे एयर बाहर से क्या कर रहा है, लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम थोरैसिक का क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, और रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ फ्रेज हो गया। इसमें डायफ्राम वो रिलैक्स किया, जिससे क्या हुआ, बाहर की तरफ एयर एक्सपेल हो गया, जो थोरैक्स का वॉल्यूम है डिक्रीज कर गया, और रिब्स और स्टर्नम क्या हो गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए। अब हम लोग के पास एबिलिटी है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। अगर एवरेज बात करें तो कोई भी हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम है एयर उसको ब्रीथ कर मतलब मेजर करते हैं, वो क्या होता है, स्पायरोमीटर। उसके बाद दिया हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये अप्रोक्स होता है 500 ml। IRV दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 2500 से 3000 ml। अगर ERV की बात करें तो क्या होता है, a person can expire by a forcible expiration, और ये होता है लगभग 1000 ml से 1100 ml। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, ये ऐसा वॉल्यूम है एयर का जो हमेशा ही लंग्स में रहता है, चाहे आप जितना ही क्यों ना फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर ले। और ये होता क्यों है हमेशा लंग्स पे, ताकि हमारे लंग्स आपस में कोलैप्स ना करें। अगर इसकी एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1200 ml होता है। उसके बाद अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन इंस्पायर करता है नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये ऐसा वॉल्यूम है एयर का जो पर्सन एक्सपायर करता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये इंक्लूड करता है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो ये ऐसा वॉल्यूम है एयर का जो हमारे लंग्स में रहता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। इसमें ERV और RV प्रेजेंट होता है। विचल कैपेसिटी की बात करें तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। इसमें ERV, TV और IRV इंक्लूड होते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो जब फोर्स्ड इंस्पिरेशन हम लोग करते हैं उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है लंग्स में उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें सारे RV, ERV, TV और IRV सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अल्वुलाई क्या है, प्राइमरी साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किसके बीच में होता है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। O2 और CO2 एक्सचेंज होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो कि मेनली किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane। यहाँ से आपके लिए एक PYQ आ चुका है, नीट में इसी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे वो डिपेंड करता है। तो तीन बातों पे, सबसे पहला जो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पे, सॉल्युबिलिटी क्या है गैसेस की, और जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसका थिकनेस क्या है।
जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है बाय सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज PO2 फॉर ऑक्सीजन और PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये चार्ट आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का दिया हुआ है, अगर O2 की बात करें तो एटमॉस्फेयर में उसका 159, अल्वेलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40, इरेज कर दो यहाँ पे, ब्लड ऑक्सीजनेटेड 95, टिश्यूज 40। CO2 की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर 0.3, अल्वेलाई 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45, ऑक्सीजनेटेड 40 एंड टिश्यूज में 45। उसके बाद a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli. Solubility क्या होती है CO2 की 20 to 25 टाइम्स हायर होती है O2 से, जिसकी वजह से जो अमाउंट है CO2 का डिफ्यूज करता है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, उसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 लेयर से बना है, एक स्क्वैमस एपिथेलियम, एक बेसमेंट सबस्टेंस और बीच वाली क्या है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये बीच में क्या है, एल्वेलर कैविटी, और यहीं से क्या हो रहा है, एयर बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है। इतने पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया, यहाँ से भी आपका PYQ आया हुआ है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, अगर ब्लड की बात करें तो वो मीडियम है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। 90% O2 आपका ट्रांसपोर्ट होता है बाय RBCs इन द ब्लड। अगर रिमेनिंग 3% ऑफ O2 की बात करें तो वो कैरी होता है इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अगर 20 से 25% CO2 की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय RBCs, whereas 70% ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट और 7% वो कैरी होता है इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, तो हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज में, और वही उसी के साथ क्या होता है, O2 बाइंड कर जाता है रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जो बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरली किससे रिलेटेड होता है, टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो पार्शियल प्रेशर है CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, वो ऐसे फैक्टर्स है जो इस बाइंडिंग को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। और जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिग्मोइड कर्व मिलता है जब परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ O2 को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द PO2, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर डिसोसिएशन की बात करें तो इसमें इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ ETC, जो बाइंडिंग है O2 का हेमोग्लोबिन के साथ उसको इंटरफेयर करता है। अल्वेलाई में क्या होता है कि हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, लेस H+ और लोअर टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए दो चीजें हैं, एक है एसोसिएशन और एक है डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बनना, और डिसोसिएशन में क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाना। जब एसोसिएशन होगा, बाइंडिंग होगा यहाँ पे, तो जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वेयरएज अगर PCO2 बात करें तो कम, H+ कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम, सब कुछ कम होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर O2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे बाइंडिंग करवानी है, मतलब एसोसिएशन करवाना है। अगर डिसोसिएशन करवाना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाकी जितने भी फैक्टर्स है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा, H+ कम हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। अगर एसोसिएशन की बात करें तो वो कहाँ पे होता है, अल्वेलाई में, क्योंकि अल्वेलाई में ही क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है।
अगर डिसोसिएशन की बात करें तो वो कहाँ पे होता है, टिश्यूज में होता है, क्योंकि टिश्यूज में हमारे क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। सो आई होप कि इतना पैराग्राफ आपको इतने में समझ आ गया होगा। और ये ग्राफ आपको किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपका PYQ है, कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कैरी होता है हेमोग्लोबिन से एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%, और ये बाइंडिंग किससे रिलेटेड होती है, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 एक मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोगों को क्या कहते हैं, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन को फॉर्म कर, अभी मैंने आपको बताया था कि PCO2 क्या होगा, हाई होगा, PO2 क्या होगा, कम होगा टिश्यूज पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर PCO2 कम होगा, PO2 ज्यादा होगा अल्वेलाई में, तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा CO2 का फ्रॉम कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक। और CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। RBC कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और माइन्यूट क्वांटिटीज में ऑफ द सेम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। यही एंजाइम क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इस रिएक्शन को। आप देख रहे हैं CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में पहले कार्बोनेट फॉर्म, पहले H2CO3 फॉर्म कर रहा है, फिर फर्दर क्या कर रहा है, कार्बोनेट और H+ आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, उसी से फिर दोबारा क्या हो गई, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। फिर टिश्यू साइड पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से CO2 डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में और HCO3 माइनस और H+ का फॉर्मेशन करता है। एल्वेलर साइड पे PCO2 कम होता है, रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो जाता है CO2 और H2O का। इससे क्या होता है, CO2 ट्रैप हो जाता है इस बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द अल्वेलाई और रिलीज हो जाता है एज CO2। एक और चीज यहाँ पे, जितने भी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, अप्रोक्सीमेट 4 ml ऑफ CO2 अल्वेलाई को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। अब लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है कि हम मेंटेन करें और मॉडरेट करें रेस्पिरेटरी रिदम को टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ये किससे होता है, बाय द न्यूरल सिस्टम। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है हमारे मेडुला रीजन में जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो प्राइमरली क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। दूसरा सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो पॉन्स रीजन में होता है फॉर ब्रेन, जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल जब इस सेंटर से आते हैं तो वो रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो सिचुएटेड होता है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर और हाईली सेंसिटिव होता है टू CO2 और हाइड्रोजन आयंस। जब ये सारे सब्सटेंस इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे, जो क्या करेगा, सिग्नल देगा रिदम सेंटर को ताकि वो नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सके रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिससे ये सारे सिस्टम क्या हो जाए, जिससे ये सारे सब्सटेंस क्या हो, एलिमिनेट हो जाए। रेस्पिरेटर्स जो एसोसिएट होते हैं विथ आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, वो भी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं चेंज CO2 और H+ कंसंट्रेशन में और सिग्नल्स भेजते हैं रिदम सेंटर को फॉर रेमेडियल एक्शंस। जो रोल है ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें अल्वेलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है और उसका एक मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग।
ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, स्पेशली वो जिसमें ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रोकिंग का काम होता है, उसमें बहुत सारे डस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी अपना डिफेंस ज्यादा नहीं कर पाता। और क्या होता है कि लॉन्ग एक्सपोजर होने की वजह से हमारे में क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से वर्कर्स को प्रोटेक्टिव ग्लव्स और मास्क पहनना चाहिए। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। ऐसे ही वन शॉट के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।